हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो यू डबल ई टी सब्जेक्ट है जो कि हमारे किसमें पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में दोस्तों उसको हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है इल्यूमिनेशन का उसके मैंने 60 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं इसके, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए चैनल पर और प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पर जाके देख लीजिए। इसके बाद मैं बता दूं ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है हीटिंग का, इलेक्ट्रिकल हीटिंग का। और इसमें क्या है कि मैंने एक वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 तक अपलोड कर दी, इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से चल रहा हूँ। और मैंने आईएमआरई जो हमारा है आईएमआरई सब्जेक्ट है उसके भी मैंने थ्योरी लेक्चर्स 2 चैप्टर तक कंप्लीट, तीसरा चैप्टर वहाँ भी चल रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो हमारा है वो दूसरे चैप्टर से चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर को भी मैंने वहाँ पर ऑलमोस्ट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। तो अगर अभी तक आपने वहाँ पर नहीं देखा है इन सब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो प्लीज़ जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ में मैं ईडीटी की भी यहाँ पर क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जाइए चैनल पर, आप यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप ये जो इसमें जो कंटेंट है वो इंग्लिश में ज़रूर छपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निकल वर्ड है यू डबल ई टी में वो इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझ में आते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए तैयार किया, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन विथ मैं हिंदी पे ही करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसकी परेशानी मत लीजिएगा। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा मेथड है हैज़ लीडिंग पावर फैक्टर, इसमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसपे लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो पहला रेजिस्टेंस हीटिंग की, दूसरा डायलेक्ट्रिक हीटिंग, तीसरा आर्क हीटिंग या फिर इंडक्शन हीटिंग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डायलेक्ट्रिक हीटिंग होता है, कौन सा जो हमारा डायलेक्ट्रिक हीटिंग होता है उस पर हमारा उसका पावर फैक्टर कैसा होता है, लीडिंग होता है। कैसा दोस्तों होता है, पावर फैक्टर लीडिंग, यानी कि इसमें बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। डॉट डॉट इज यूज फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए हम लोग कौन सा हीटिंग जो मेथड है वो यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन ईडी करंट, दूसरा है आर्क हीटिंग, तीसरा है इंडक्शन हीटिंग और चौथा है डायलेक्ट्रिक हीटिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनकी हीटिंग के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डायलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डायलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ हीटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, यानी कि ऐसी कौन सी हीटिंग का मेथड है जिसपे हम लोग सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला ऑप्शन है इंडक्शन हीटिंग, डायलेक्ट्रिक हीटिंग, दूसरा और तीसरा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, यानी कि सभी पे हम लोग फ्रीक्वेंसी में नहीं डिपेंड करते हैं। लेकिन जैसे आपको पता हो कि इंडक्शन ही जो हीटिंग होती है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है हमारी, तो वो हमारा इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है। डायलेक्ट्रिक हीटिंग में भी कहीं ना कहीं आपका क्या आता है, कैपेसिटर एक तरह से फॉर्म होता है। तो चाहे कैपेसिटर या इंडक्टर, इनमें फ्रीक्वेंसी का रोल होता है सिंपल सा, यानी कि फ्रीक्वेंसी घटने बढ़ने से ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग होती है वह यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता है, इस वजह से हमारी क्या होती है, तो इसी वजह से इसमें ये तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग, जिसपे क्या होता है नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन अ बॉडी रिफ्लेक्ट्स इंटायर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट देन इट्स नोन एज, ठीक है दोस्तों। मतलब वो कौन सी बॉडी है जो क्या करती है, अपने में आने वाली सारी रेडिएशन को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर दी। तो सिंपल से इसका आंसर हमारा कौन सा है, तो इसका आंसर हमारा होगा व्हाइट बॉडी। कौन सा होगा, व्हाइट बॉडी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। इसी वजह से तो हम लोग गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जिससे क्या हो कि जो हमारे शरीर पे लाइट पड़े वो परावर्तित हो जाए और इससे हमें गर्मी कम महसूस हो। वहीं पर ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो ब्लैक बॉडी होती है वो हमारा टोटली क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेते हैं एनर्जी को, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो इसमें चौथा यानी कि ये जो ट्रांसमिशन होता है एक मतलब संचारित होने के लिए, फिर हीट के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या होती हैं। तो पहला ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मस्ट बी डिफरेंट, यानी कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। या फिर बोथ बॉडीज मस्ट बी सॉलिड, यानी कि या फिर दोनों बॉडीज कैसी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इसमें कि बोथ बॉडीज मस्ट बी कॉन्टेक्ट, या फिर दोनों जो बॉडीज है वो कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए। या फिर चौथा ऑप्शन है कि एट लीस्ट वन ऑफ द बॉडी मस्ट हैव सम सोर्स ऑफ हीटिंग, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो कम से कम क्या कि उस पर क्या एक हीटिंग का सोर्स हो, यानी कि एक से क्या हमारी हीट निकल रही हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो जाने के लिए, यानी कि हीट के ट्रांसफ़र होने के लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है कि दोनों बॉडी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट टेम्परेचर पे होनी चाहिए। यानी कि इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। तभी हमारा क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है या फिर टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, हीट का ट्रांसफ़र हो पाएगा जब हमारी एक दूसरे के जो क्या टेम्परेचर कैसे होंगे,
हाई से एक हाई होगा या फिर लो तो हाई, यानी कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर हमारा सिंपल सा कैसा होना चाहिए और मतलब डिफरेंट होना चाहिए। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर बाय कंडीशन विल नॉट अकर, यानी कि इनमें से कौन से ऑप्शन में हमारी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन है इसमें बॉडीज आर केप्ट इन वैक्यूम, यदि हमारी बॉडी वैक्यूम में रखी है तो वहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। या फिर बॉडीज आर इमर्ज इन टू वाटर, या फिर हमारी अगर बॉडी क्या है कि अगर पानी में रखी हुई है, पानी पे डूबी हुई है, इमर्ज का मतलब डूबी हुई है, तो वहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। बॉडीज आर एक्सपोज टू थर्मल रेडिएशन, यानी कि थर्मल रेडिएशन से एक्सपोज तो मैं उसमें हमारा हीट ट्रांसफर नहीं होगा। या फिर टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, ठीक है दोस्तों। तो या फिर हमारी दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर कैसा होगा, समान है, यानी कि आइडेंटिकल का मतलब समान है, एक समान है, तो वहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो। तो मैंने पहले ही बताया कि जैसे इसमें पहले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर अगर हमारा समान है तो उनके बीच हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, चौथा सही है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ वन दैट, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन सी होती है, ये दोस्तों आपको बताना है, सिंपल सा। तो अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी आपको पता ही होगी कौन सी होती है। अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो अपने में आने वाली सारी रेडिएशंस को क्या कर ले, एब्जॉर्व कर ले, क्या कर ले, एब्जॉर्व कर ले। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि एब्जॉर्व ऑल द रेडिएशन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसमें हमारा सही है। इसके बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने वो स्टार जोड़ लगा रखा है, थोड़े से टफ क्वेश्चन क्या होते हैं कि इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं आप। तो इसमें से क्वेश्चन हमारा है कि हीट इज ट्रांसफर साइमल्टेनियसली बाई द कंडीशन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है क्रमशः, क्या होता है क्रमशः, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा है जिसमें कन्वेक्शन और रेडिएशन का मतलब क्रमशः हीट का ट्रांसफर होता है। तो पहला है इसमें इनसाइड बॉयलर फर्नेस, या फिर ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस थ्रू द सरफेस ऑफ द इंसुलेटेड पाइप कैरिंग स्टीम, या फिर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर कॉइल्स टू फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हमारा किसमें इनसाइड द बॉयलर फर्नेस, इसमें हमारा क्या जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन और रेडिएशन मतलब दोनों के थ्रू होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें सही है। इसका 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द री एंट्री ऑफ सैटेलाइट एंड मिसाइल एट वेरी हाई स्पीड इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। इसमें सिंपल से ये पूछा गया है कि जब हमारी क्या होता है कि कोई सैटेलाइट वगैरह है आती है, जैसे ये हमारी सरफेस है, पृथ्वी है, तो जब पृथ्वी के सरफेस पे एटमॉस्फेयर पे हमारी कोई सैटेलाइट या मिसाइल आती है तो उसमें से क्या होता है, या फिर जो उसमें प्रोसेस एक होती है, जो घटना घटी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों। मैं सिंपल सा बता दूं, जब हमारी बाहर से क्या होता है कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, अगर ये हमारी पृथ्वी जैसे, तो यहाँ के एटमॉस्फेयर पे अगर हमारी कोई सैटेलाइट वगैरह आ रही है, मिसाइल आ रही है, इंटर करती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि ये हमारी बहुत, क्योंकि बहुत तेज़ आती है, तो यहाँ पर एयर फ्रिक्शन वगैरह के कारण इसका क्या होने लगता है, जो क्षरण होने लगता है, ठीक है ना दोस्तों। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एब्लेशन, क्या बोलते हैं, एब्लेशन, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में सैटेलाइट वगैरह या फिर कुछ भी हो, ये क्या होता है, टूटने लगता है, ठीक है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें वाटर, दूसरा ऑप्शन है इसमें स्टीम, तीसरा सॉलिड आइस और चौथा है मेल्टिंग आइस। सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि हमारी कौन सी, सॉलिड आइस। सॉलिड आइस का क्या होता है, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, यानी कि जो इंडक्शन हीटिंग होती है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं कहो तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, और नहीं तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं ही बता देता हूँ। जो हमारी इंडक्शन जो हीटिंग की जो प्रोसेस होती है किस पे बेस्ड होती है, तो पहला इसमें ऑप्शन है थर्मल, आयन रिलीज, न्यूक्लियर हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हीटिंग प्रिंसिपल। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इंडक्शन हीटिंग की जो प्रोसेस होती है वो किस पे बेस्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। किस पे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल सुइटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन, यानी कि लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए हमारा कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल सुइटेबल होता है, सिंपल सा। तो इसमें से देखिए दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको कहीं ना कहीं याद रखनी पड़ेंगी। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा सीधे से कौन सा, डाइटोमेसियस अर्थ, क्या होता है डाइटोमेसियस। अब मैं सिंपल सा आप डाइटोमेसियस अर्थ के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये एक तरह की हमारी सेडिमेंट रॉक होती हैं, पत्थर होती है, इसको हम लोग वाइट कलर का होता है और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लेते हैं। पेस्टिसाइड वगैरह में भी इसका बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों।
इसके बाद हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ नॉन डायमेंशनल नंबर जनरली एसोसिएटेड विथ नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र इज, यानी कि जो एक नॉन डायमेंशनल नंबर होता है जो नेचुरल हीट कन्वेंशन के थ्रू क्या करना हम लोग, ये सिंपल समझ लिए एक नंबर होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या जैसे हीटिंग ट्रांसफर को नापते वगैरह हैं, वो हमारा कौन सा इसमें से है। तो सिंपल सा पहला है पेडेल्ट नंबर, दूसरा गैसऑफ नंबर, पेसलेट नंबर या नसल्ट नंबर। तो सिंपल से इसमें ये समझिए कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है कि वो कौन सा ग्रेसऑफ नंबर होता है जो नॉन डायमेंशनल नंबर होता है और ये किसके जनरली किसके साथ जुड़ा होता है, नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के साथ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टेम्परेचर इनसाइड अ फर्नेस इज यूजुअली मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो फर्नेस के अंदर को जो टेम्परेचर होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिंपल सा है कि जो हमारा टेम्परेचर फर्नेस के अंदर होता है वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, हाई होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको हम लोग किसके थ्रू नापते हैं फर्नेस के अंदर, उसको हम लोग नापते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर के थ्रू। किसके थ्रू नापते हैं हम लोग, ऑप्टिकल पायरोमीटर के थ्रू नापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द थिकनेस ऑफ द रिफैक्ट्री वॉल ऑफ द फर्नेस इज इंक्रीज। अब इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी रिफैक्ट्री वॉल होती है यानी कि सिंपल से जहाँ पर हीट बनती है, अगर इस फर्नेस की हम लोग दीवारों को क्या कर दें, इंक्रीज मोटा कर दें तो क्या होगा इससे। तो पहला तो ऑप्शन है इसमें कि हीट लॉस थ्रू फर्नेस विल बी इंक्रीज, यानी कि उससे हीट लॉस बढ़ जाएगी। या फिर टेम्परेचर इनसाइड द फर्नेस विल फॉल, यानी कि उस टेम्परेचर फर्नेस के अंदर का गिर जाएगा। या फिर टेम्परेचर ऑन द आउटर सरफेस फर्नेस वॉल्स विल ड्रॉप, यानी कि या फिर जो फर्नेस के बाहर का जो टेम्परेचर का वो ड्रॉप हो जाएगा। या फिर एनर्जी कंज्यूम इंक्रीज, या फिर एनर्जी का कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि क्या होता है कि अगर हमने किसी भी भट्टी के बाहर की जो हमारी दीवारें होती हैं अगर उनको आपने बहुत मोटा कर दिया तो उसके बाद जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, हमारा ड्रॉप हो जाता है। तो इसमें कौन सा सही है हमारा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी गई है। अदरवाइज इसका नाम है हमारा पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिस्कशन का भी एक ग्रुप बना रखा है जहाँ पर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं आराम से अपने तैयारी में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो वहाँ मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स में लेंदी आंसर का जवाब देना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।